तो सबसे पहले उसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। आज हम लोग ये सेशन के अंदर टैली ERP9 के अंदर बैंकिंग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बैंकिंग के फीचर्स कितने हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, हाउ वी कैन मैक्सिमली यूटिलाइज द बैंकिंग फीचर्स इन टैली ERP9, हम लोग वो देखने की आज कोशिश करेंगे। इसके पहले कि जस्ट एक थोड़ा 2 मिनट का एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है शायद आपको ऑडियो सुनने में ना आए उसके अंदर, पर कम से कम आप वीडियो देखने की कोशिश कीजिए तो कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी कि सिंस अभी पूरा हम अपना भारत ही नहीं पूरा विश्व कोविड पैंडेमिक से परेशान हुआ है, या हम लोग की जो रूटीन वर्किंग है वो काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ये ईगल जो है तो ये अपनी लाइफ साइकिल में कुछ हार्ड डिसीजंस क्यों लेता है और क्यों लेने पड़ते हैं, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। आई होप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें एक ही मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसे ईगल अपने 70 साल में 30 साल के बाद में अपने पुरानी चोंच को तोड़ता है, अपने पुराने फेदर्स को निकाल देता है और फिर दोबारा से नए सिरे से काम करता है, वैसे ही हम लोगों को अभी न्यू नॉर्मल में काम शुरू करना पड़ेगा। अभी ये प्रेजेंटेशन हमको ये अंडरस्टैंडिंग करने में बताएगा कि भाई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार जो है तो हम लोग वो नॉर्मल में कैसे करते हैं और टैली में हम लोग उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी अगर मैं किसी भी बिजनेसमैन में ओनर को या अकाउंट्स पर्सन को अगर पूछूं तो
नॉर्मली 7 टाइप के ट्रांजैक्शंस जो है ये बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन, check printing, checkbook management, bank payment methods like check, NEFT, RTGS, etc., deposit slips, payment advice to creditors, post-dated check management या PDC management। अभी बहुत सी जगह पे क्वेश्चन ये आता है कि काफी लोगों को मालूम है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रिकंसिलिएशन। तो एक जस्ट शॉर्ट में उसको बताने की कोशिश करूंगा कि बैंक रिकंसिलिएशन का अर्थ ये होता है कि मान लो सपोज किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया या किसी वेंडर को आपने चेक पेमेंट किया है, तो हम लोग क्या करते हैं एज अ टैली सॉफ्टवेयर हम लोग सेम डे उस एंट्री लेते हैं और उस एंट्री का इफेक्ट हम लोग को तुरंत हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिलता है। लेकिन नॉर्मल बैंकिंग व्यवहार के अंदर वो इफेक्ट सेम डे नहीं आता है, उसको आइदर 24 आवर्स तक, मैक्सिमम ऑफ अप टू 24 आवर्स तक का टाइमिंग लगता है टू गेट इट प्रॉपरली रिकंसाइल। रिकंसिलेशन का अर्थ होता है कि जो एज ऑन डेट बैंक में बैलेंस है, क्या वो ही बैलेंस अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाता है तो इसका मतलब है हमारी बैंक रिको हो गई है या रिकंसिलेशन हो गया है। A bank reconciliation statement is a report that explains the difference on a specified date between the bank balance shown in an organization's bank account as supplied by the bank and the corresponding amount shown in the organization's accounting records। तो इसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन। Now, such differences may occur. For example, first, check issued by the organization have not been presented to the bank। मतलब हमने जो चेक दिया है वेंडर को बोलो या किसी सर्विस प्रोवाइडर को या मटेरियल प्रोवाइडर को, तो उन्होंने वो बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं किया है। Second, a banking transaction such as credit received or charge made by the bank has not yet been recorded in the organization books, जैसे NEFT चार्जेस, RTGS चार्जेस, चेक बाउंस चार्जेस या मंथली इंटरेस्ट है या एनुअल इंटरेस्ट है, ये जो कुछ भी जो ऐसे जो चार्जेस रहते हैं, अगर ये हम लोगों ने अगर हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो जाहिर सी बात है कि बैंक का जो बैलेंस है और हमारे बुक्स का जो बैलेंस है वो कभी मैच नहीं होगा। थर्ड थिंग, आइदर द बैंक और द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ हैज मेड एन एरर। मतलब पहले बहुत होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है ड्यू टू कोर बैंकिंग के किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट का बैलेंस आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया या आपका बैलेंस किसी दूसरे के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया, तो दिस इज एन एरर डन बाय आइदर ऑर्गेनाइजेशन और द बैंक। नाउ हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक टैली ERP9 हम लोग को बैंक रिकंसिलिएशन में क्या हेल्प कर सकता है या क्या हेल्प करता है। तो अभी रिकंसिलिएशन करने के एक्चुअल में 2 मेथड रहते हैं। पहला है मैन्युअल रिकंसिलिएशन, दूसरा होता है ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैन्युअल रिकंसिलिएशन का अर्थ ये होता है कि एन अकाउंटेंट विल गो थ्रू द ट्रांजैक्शन इन बैंक स्टेटमेंट एंड एंटर द बैंक डेट मैन्युअली और रिकॉर्ड द मिसिंग ट्रांजैक्शन टू मैच द रिकॉर्ड्स। मतलब एज पर बैंक बुक्स जो भी उसमें रिकंसिलिएशन की डेट्स रहेंगी या रियलाइजेशन की डेट रहेंगी, तो वो डेट जब मैन्युअली डाली जाती है तो उसको बोला जाता है मैन्युअल रिकंसिलिएशन। तो एक इसके बारे में थोड़ा सा एक अनप्लेजेंट है, लेकिन एक स्टोरी ऐसी है उसके अंदर के बहुत सी बार ऐसा होता था कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के हमने अगर अकाउंटेंट साहब को पूछा कि साहब आप क्या कर रहे हो, तो उनका एक सीधा सा जवाब आता था, सर मैं बैंक रिकंसिलिएशन कर रहा हूँ उसके अंदर। तो भाई इतना समय क्यों लग रहा है? तो उनका ये कहना रहता था कि सर मैंने बैंक से जो स्टेटमेंट आया हुआ है आइदर हार्ड कॉपी या वर्ड एक्सेल की जो कॉपी मैंने डाउनलोड की है, तो वो एक एक डेट में चेकआउट करके और मैन्युअली डालने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है।
अभी अगर कोई एक आधे महीने में 10-15 ट्रांजैक्शन है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर सपोज 100, 200, 500 एंट्रीज है तो फिर तो 2-3 दिन का उसका काम ही हो गया। वो बैंक रिकंसिलिएशन के अलावा और कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ये डिफिकल्टी और ये पेन टेकिंग जो एफर्ट्स है, इसको मिनिमाइज करने के लिए टैली हैज कम अप विद अ सॉल्यूशन कॉल्ड ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन या ऑटोमेटिक बैंक रिकंसिलिएशन। नाउ ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन में होता क्या है, एन अकाउंटेंट कैन इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट गिवन बाय बैंक। सपोर्टेड फॉर्मेट्स आर लाइक एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सीएसवी मतलब कॉमा सेपरेटेड, फिर उसके बाद में डीलिमिटेड, टू टैली to capture bank date automatically. Missing transactions can be created using information imported by Tally from the bank statement. सी एक छोटा सा सिंपल लॉजिक है कि वो करता क्या, टैली में ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन में होता क्या है कि जो गिवन सपोर्टेड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हमको बैंक की वेबसाइट से हमारा वो पर्टिकुलर गिवन पीरियड का बैंक स्टेटमेंट ये डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके हमको टैली को कनेक्ट करना है। यही प्रोसेस हमको खाली करनी है उसके अंदर, बाकी का जो काम है ये टैली का जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक हो जाता है। से फॉर एग्जांपल एक बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एक एग्जांपल लिया है हमने, एक मूनलिट अप्लायंसेस करके एक कंपनी है और उनके यहाँ पे एक ये गिवन 5 ट्रांजैक्शन हुए हैं कि भाई बैंक हैड अ बैलेंस ऑफ 1 lakh rupees on 1st of April, then received a check so and so number from Messrs Atul Electronics for 10,000 rupees and deposited to bank on 5th of April, then paid rent rupees 5,000 by check number so and so to landlord on 10th of April, then paid to supplier Messrs Tanishq Enterprises by check number 2 of rupees 20,000 on 20th April, and paid electricity charges of rupees 2,002 on 30th April via check number 3. एक 5 ट्रांजैक्शन हैं, तो अगर इसका अगर बैंक स्टेटमेंट अगर मैं देखूं या स्टेटमेंट अगर मैंने व्यू किया है पोर्टल पे जाके बैंक के, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमको कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, फिर उसके बाद में ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुए हैं, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट दिख रहा है। अभी ये स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल अगर हमको दिख रहा है और उसमें बैलेंस दिख रहा है, नेट बैलेंस इज 83,000। तो लेट अस सी टैली में अगर हम लोगों ने रिस्पेक्टिव एंट्रीज किया तो टैली का स्क्रीन कैसे दिखाई देगा। तो टैली का स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसके अंदर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस, बैंक का बैलेंस ये हमेशा डेबिट में रहता है अनलेस अंटिल इट इज सीसी अकाउंट, मतलब अगर कैश क्रेडिट या लोन अकाउंट नहीं है तो बैलेंस हमेशा बैंक का डेबिट में ही होता है, मतलब प्लस में होता है। और हमारा जो बुक्स का जो बैलेंस होता है वो ये इसमें रहता है, क्रेडिट में रहता है। अभी हम लोगों ने एक पेमेंट का एंट्री किया है 10,000 रुपीज का अतुल इलेक्ट्रॉनिक्स को, फिर उसके बाद में रेंट ऑफ गोडाउन दिया है 5,000 रुपीज, तनिष्क एंटरप्राइजेस को 20,000 रुपीज एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,000 रुपीज। तो प्लस माइनस करके जो नेट बैंक बैलेंस इन बुक्स जो दिख रहा है दैट इज 83,000, मतलब एग्जैक्टली मैचिंग एज पर द बैंक स्टेटमेंट विच इज प्रीवियसली सीन इन द अर्लियर स्क्रीन। Now, when we see our bank statement sent by bank on 30th April, it looks like something. तो इस तरीके से वो दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ मिसमैच भी दिख रहे हैं in balances between our books and bank statement. It is because the checkbook charges rupees 300 is not recorded in our books. ये जो 300 रुपए चेक चार्जेस जो डेबिट किया हुआ है बैंक ने, तो ये हमारे बुक्स में नहीं दिख रहा है। And secondly, check number 002 and 003 given to suppliers have not come in the bank, right? तो अभी इसको अगर मैं इस टाइप से अगर एक्चुअल में एंट्रीज अगर देखूंगा तो 300 रुपए का अगर मैंने बैंक चार्जेस का एंट्री अगर उसमें रिकॉर्ड किया तो मेरा बैंक का जो बैलेंस है नाउ अपडेटेड बैलेंस विल बी 82,700 इंस्टेड ऑफ 83,000, राइट? Now we can see
Tally's simplicity of bank reconciliation reporting, both the balances are given in the same screen. मतलब अगर बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल टैली में बैंक का लेजर ओपन करना है आपको, मतलब डिस्प्ले अकाउंट लेजर बैंक का लेजर, और उसके बाद में जब आप F5 प्रेस करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी द रिकंसिलिएशन स्क्रीन। तो जस्ट टू शो दिस रिकंसिलिएशन स्क्रीन, मैं अभी आपको टैली के स्क्रीन में ले जा रहा हूं। मेरे ख्याल से सभी लोगों को अभी टैली की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर एंड बैंक। राइट, से फॉर एग्जांपल HDFC बैंक। तो हम लोग जैसे ही ये बैंक का लेजर खुलेगा तो हमको अभी ये केस में नॉर्मल एंट्रीज दिखाई देंगी, मतलब डेबिट क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्री दिखाई देंगी। अगर मुझे इसको रिकंसिलिएशन तक लेके जाना है तो रिकंसिलिएशन को लेके जाने के लिए हम लोग को एक की स्ट्रोक करना पड़ेगा, जैसे F5 करके की है रिकंसिलिएशन, तो उसको हमको प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग वो की F5 रिकंसिलिएशन प्रेस करेंगे, हाँ बोलो शुभ। स्क्रीन नाही दिसत आहे, टॅलीची स्क्रीन नाही दिसत आहे? ओके ओके, आता शो झाली, आली है ना? यस आली। यस सर। तो मेरे ख्याल से अभी सभी लोगों को टैली की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अभी ये स्क्रीन के अंदर हम लोग को नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मतलब रिसीप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा एंट्रीज अगर दिख रही हैं, अगर यही स्क्रीन में मुझे रिकंसिलिएशन करना है तो आपके राइट हैंड साइड में जो डार्क ग्रीन कलर का टूल बार है, तो वहां पे एक बटन दिया हुआ है आपको F5 रिकंसिलिएशन। आप जैसे ही F5 रिकंसिलिएशन को प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन में एक चेंज दिखाई देगा, उसके अंदर दो चेंजेस दिखाई देंगे। एक तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट डेट करके एक ऑप्शन आएगा और उसके बाजू में बैंक डेट आएगा। तो ये बैंक डेट फिलअप करना इज नथिंग बट बैंक रिकंसिलिएशन। Okay, now this is the bank reconciliation. Okay, now coming back to our PPT here, तो इसमें सबसे बड़ी टैली में ब्यूटी क्या है कि हमारे बुक्स का बैलेंस और बैंक का बैलेंस ये दोनों आपको एक ही स्क्रीन में यहाँ पे दिखाई देता है। राइट, नाउ बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स एंड बैलेंस एज पर द बैंक दोनों हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Now we can see now both the balances are matching entering bank debt। जैसे ही हम लोग ये जो बैंक डेट है ये अगर मैं आइदर मैन्युअली डाल सकता हूं, जैसे मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, या फिर अगर मैं ऑटो रिकंसिलिएशन का जो सपोर्ट है टैली का वो लेके ये प्रोसेस कर सकता हूं। तो ये गिवन एग्जांपल में बैलेंस एज पर द कंपनी बुक्स 82,700 एंड द बैलेंस इज मतलब जो एग्जैक्टली हमारा जो बैंक का बैलेंस है और बुक्स का बैलेंस है दोनों मैच हो गया है। अभी कई बार ऐसा होता है उसके अंदर के आइदर मैन्युअल रिकंसिलिएशन के टाइम पे बोलो या ऑटो रिकंसिलिएशन के टाइम पे अगर शायद बैंक डेट जो है अगर गलती से हम लोगों ने अगर अर्लियर डेट का डाला तो वहां पे आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा कि योर बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन योर ट्रांजैक्शन डेट। इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो चेक है ये 30/4/2018 को पेमेंट किया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे बैंक डेट अगर 29 अप्रैल 2018 डालने की कोशिश करूंगा तो जाहिर सी बात है वहां पे एरर आएगा कि योर बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन योर ट्रांजैक्शन डेट। राइट, अभी मैन्युअल रिकंसिलिएशन तो जो प्रोसेस मैंने अभी जैसे दिखाया कि टैली के स्क्रीन में जाके खाली हमको यहाँ पे डेट्स डालना है, जो भी ये डेट्स रहेंगी फॉर एग्जांपल ये जैसे ही हम लोग ये डेट डालते जाएंगे तो इट इज नथिंग बट अ मैन्युअल रिकंसिलिएशन। राइट, बट लेकिन अगर सपोज मुझे मैन्युअल रिकंसिलिएशन नहीं करना है और
टैली ने इतना मेहनत करके अगर ये फैसिलिटी लाया है कि भाई टू गेट इट ऑटो रिकंसाइल, तो वो ऑन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो एक दो स्टेप हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी वो स्टेप मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सी, एक यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है उसके अंदर कि यहाँ पे बैंक का लेजर ओपन किया हुआ है, और थोड़ा सा एंटर एंटर करते हुए नीचे ये पोजीशन में आप आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एनेबल ऑटो रिकंसिलेशन। ये बाय डिफॉल्ट टैली में ऑप्शन नो होता है, हम लोग को जाके उसको यस करना है। आप जैसे ही यस करेंगे तो और एक छोटा सा विंडो पॉपअप हो जाएगा, तो वहां पे आपको ये पूछेगा कि भाई लोकेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, मतलब लोकेशन ऑफ न्यू बैंक स्टेटमेंट किधर है आपका, एंड लोकेशन ऑफ इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट्स किधर है, वो आपको लोकेशन पूछेगा। सी, इसकी वजह क्या है ना उसके अंदर के, अगर सपोज मैंने ये ऑटो बैंक रिकंसिलेशन एक बार कर लिया तो मुझे मालूम है कि ये बैंक ऑटो बैंक रिकंसिलेशन मैंने इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन अगर मेरे एवज में मेरे अकाउंटेंट ने देखा या अकाउंटेंट के एवज में अगर मैंने देखने का कोशिश किया है, तो मुझे कहीं पे भी पता नहीं चलेगा कि भाई जो बैंक से स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड किया है उसका लोकेशन कहाँ पे है, और जो इंपोर्ट होने के बाद में या रिकंसिलेशन होने के बाद में जो स्टेटमेंट मैंने सेव करके रखा है उसका लोकेशन कहाँ पे है। इसीलिए आपको ये यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भाई आप अगर ये दो फोल्डर्स अलग अलग रखेंगे तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई न्यू बैंक स्टेटमेंट कहाँ पे है और इंपोर्टेड या रिकंसाइल्ड बैंक स्टेटमेंट कहाँ पे है। ये सेटिंग करने के बाद में now we will be enabled to auto reconciliation and provide the path where we have our bank statement saved, like से फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैंने किसी एक बैंक का स्टेटमेंट अगर एक्सेल शीट में ओपन किया तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट वार्निंग कम इंस्ट्रक्शन एक ये है कि जब भी कभी आप बैंक की साइट से कोई भी फॉर्मेट हो, एमएस एक्सेल हो, सीएसवी हो या और कोई सपोर्टेड फॉर्मेट हो, सीएसवी हो, तो अगर वो फॉर्मेट में अगर आप बैंक टीएक्सटी फॉर्मेट हो, अगर वो फॉर्मेट में अगर आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको कहीं पे भी एडिट नहीं करना है या उसको कहीं पे भी आपने चेंजेस नहीं करना है। कई बार हम लोग ऐसा होता है कि भाई अरे ये तो रो का हाइट बढ़ गया है, कॉलम का साइज छोटा हो गया है, बड़ा हो गया है। आप किसी भी तरीके का उसमें चेंजेस ना करें, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि इस तरीके के ट्रेनिंग देने के बाद में एज ए अकाउंट्स पर्सन या एज ए ओनर आप क्या करते हो, बैंक रिकंसिलेशन करने की कोशिश करते हो और फिर मुझे या हमारे कलीग को कॉल आता है कि सर आपने तो इतना अच्छा एक टूल हमको बताया है लेकिन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो बैंक रिकंसिलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। तो फिर उसकी वजह ये होती है कि जो स्टेटमेंट डाउनलोड किया है उसको खाली एज इट इज जो फोल्डर में डाउनलोड हुआ है उसका खाली आप पाथ कॉपी कीजिए, और जो इसके पहले वाली स्क्रीन में जहां पे हमने दिखाया था तो वहां पे आपको खाली वो पेस्ट करना है। ना अभी जैसे ही हम लोग अभी इसको टैली के अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो टैली में देखिए ये स्क्रीन कहां से आती है, उसके लिए मैं दोबारा आपको टैली के स्क्रीन में ले जाना चाहूंगा। मुझे आई होप कि भाई सभी को टैली की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे जाने के बाद में देखिए राइट साइड में आपको एक ऑप्शन आएगा, एक मिनट, उससे पहले मुझे ये बैंक में जाके उसको ऑटो रिकंसिलेशन यस करना पड़ेगा। अकाउंट्स इन्फो, लेजर, ऑल्टर से एचडीएफसी बैंक, ओके। ओके, और अभी यहाँ पे मैं इसको ऑटो बैंक रिकंसिलेशन यस कर दिया। अभी यहाँ पे पूछ रहा है सेट अल्टर ऑटो बैंक रिकंसिलेशन, यस कर दिया। तो देखिए उसने मुझे पूछा कि भाई लोकेशन ऑफ न्यू बैंक स्टेटमेंट किधर है आपका एंड लोकेशन ऑफ इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट किधर है, तो वो मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली जगह पे उसको डाल लिया। से फॉर एग्जाम्पल ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको मैंने सेव कर लिया। अभी दोबारा से बैंकिंग, फिर उसके बाद में से बैंक रिकंसिलेशन,
HDFC बैंक। देखिए अभी यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है वेयर इज माय बैंक स्टेटमेंट। ओके, जैसे ही मैं बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए अभी सेम स्क्रीन आई है। तो यहाँ पे वो मुझे पूछ रहे हैं, लोकेशन मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई सर ये जो कुछ भी स्टेटमेंट आपने डाउनलोड किया है बैंक के साइट से, तो वो कहाँ पे है, आपका लोकेशन किधर है। जस्ट लाइक इन अवर प्रेजेंटेशन के भाई यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आपका लोकेशन किधर है और उसका फाइल का नेम क्या है आपका। तो अभी देखिए आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे CSV दिखाई दे रहा है, जबकि CSV इज वन ऑफ द फॉर्मेट्स एंड मेजर वाइडली फॉर्मेट इज MS एक्सेल फॉर्मेट। तो बजाय उसके अभी यहाँ पे वो दे रहा है कि आपका सपोर्टेड फॉर्मेट क्या है। तो ये देखिए जब मैं बैकस्पेस करके देखूंगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट CSV है, डिलिमिटेड है, एक्सेल है या और कई दूसरा सपोर्टेड फॉर्मेट है। तो अगर मैं इसको सपोर्टेड फॉर्मेट रखूंगा तो मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो मैंने स्टेटमेंट डाउनलोड किया है वो एक्सेल में है, CSV है या और कोई फॉर्मेट में है, राइट। और जैसे ही मैंने वो स्टेटमेंट मुझे डाउनलोडेड दिखाई दिया, उसको मैंने PDF में होता है क्या? PDF में? नहीं सर, यहाँ पे PDF में जो है ना, PDF इज अ रीड ओनली फॉर्मेट है, तो इसलिए PDF से इंपोर्ट नहीं होगा। उसके लिए देखिए अगर आप देखेंगे तो सपोर्टेड फॉर्मेट्स आर CSV, मतलब कॉमा सेपरेटेड है, फिर उसके बाद में कॉमा डिलिमिटेड है, एक्सेल है, बस इतने ही फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्टेड है सर। ओके, अभी जैसे ही मेरा बैंक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो अभी यहाँ पे एक सबसे बड़ी टैली की ब्यूटी क्या है कि टैली का स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या काम करती है। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल मैं बैंक रिकंसिलेशन कर रहा हूँ से अप्रैल महीने का, और मैंने स्टेटमेंट आइदर मार्च महीने का डाउनलोड किया है या मई महीने का डाउनलोड किया है, तो वो कभी भी रिकंसिलेशन नहीं करेगा। तो जब तक आपका मंथ और अकाउंट नंबर मैच नहीं होगा, वो रिकंसिलेशन आगे नहीं जाएगा आपका। सो किसी भी हालत में आपका रॉन्ग रिकंसिलेशन नहीं होगा। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो एक ऐसा इस तरीके से रीडिंग बैंक स्टेटमेंट फाइल नाम का एक स्क्रीन आ जाएगा आपको, और स्क्रीन आने के बाद में नेक्स्ट स्क्रीन में आपको वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे बताएगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन बैंक स्टेटमेंट कितना है, उसमें से रिकंसिलेशन कितना किया और एडिशनल बैंक एंट्रीज कितना है। तो इसका मतलब वो वहां पे क्या आपको सजेस्ट कर दिखा बताने की कोशिश कर रहा है कि टोटल बैंक बुक से जो एंट्रीज इंपोर्ट हुई है वो 24 है, 24 एंट्रीज है, जिसमें से 11 एंट्रीज आर ऑटो रिकंसाइल्ड एंड 13 एंट्रीज आर न्यू एज पर द रिकॉर्ड्स। तो वो स्टेटमेंट किस तरीके से दिखाई देगा, तो वो स्टेटमेंट इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि जो 11 डेट्स मैच हो गई है तो उसने वो पुल ऑन करके टैली में पुश कर दिया है, और जो नीचे की बची हुई 13 एंट्रीज है वो एंट्रीज के सामने डेट नहीं दिया है। अभी ये डेट्स न देने के मल्टीपल रीजंस रहते हैं उसके अंदर। एक से फॉर एग्जांपल एक कॉमनली होने वाली मिस्टेक नहीं कह सकते, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर किसी वेंडर को NEFT या RTGS करना है, और अगर जो लोग नेट बैंकिंग नहीं यूज कर रहे हैं या DBS जैसे ऑटो बैंक सॉल्यूशन नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं उसके अंदर एक चेक बना के अकाउंटेंट या पर्सन को दे देते हैं, यूर सेल्फ फॉर NEFT/RTGS ऑन अकाउंट पार्टी नेम। लेकिन वो टैली में जब एंट्री करते हैं तो वो एंट्री करते वक्त चेक पेमेंट की एंट्री डालते हैं, जो कि गलत है। आपको इसको एंट्री में आइदर NEFT या RTGS सिलेक्ट करना है, ना कि चेक पेमेंट करना है। ये वन ऑफ द कॉमन मतलब ऑटो रिकंसिलेशन न होने के रीजंस हैं। दूसरी और एक वजह है, फॉर एग्जांपल मेरा सेविंग्स अकाउंट है और मैंने ATM से कैश विड्रॉ कर लिया, तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि हम लोग
बैंक टू कैश का एंट्री डालते हैं, लेकिन जहां पे मोड ऑफ पेमेंट या मोड ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे कुछ डालते ही नहीं है, जबकि वहां पे टैली ने एटीएम का भी ऑप्शन दे रखा है। अगले वाले स्क्रीन में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये ऑप्शंस हम लोग कहां से सेट करते हैं। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स के जहां पे ट्रांजैक्शन का नेचर अगर मैच नहीं हुआ तो बैंक ऑटो रिकंसिलिएशन का जो फीचर है वो काम नहीं करेगा या वो 100% आउटपुट नहीं देगा मुझे। And this will reduce almost 80% of accountants time in reconciling the statement, क्योंकि just it is on a click away, मतलब आपके जो बैंक का जो पोर्टल है वहां से आपने खाली वो गिवन पीरियड का एक महीने का बोलो, 3 महीने का, साल भर का जो भी है वो स्टेटमेंट आप डाउनलोड करो सपोर्टेड फॉर्मेट में एंड जस्ट टैली को कनेक्ट करके दे दो। जितने भी ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगे, वो वहां से उसको डेट्स फिलअप करके दे देगा। और जो एंट्रीज अभी बची हुई हैं तो उनको भी कैसे रिकंसिलेशन करना है ये भी हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, राइट। अभी दोबारा से मैं आपको टैली के स्क्रीन में लेके आ जाता हूं कि अभी कुछ सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया कि भाई नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मैच नहीं होता है, तो वो अगर हमको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर सेट करना है तो उसके लिए टैली में आपने वो कंपनी ओपन किया, फिर उसके बाद में आप जैसे F11 फीचर्स में जाएंगे, फिर उसके बाद में अकाउंटिंग फीचर्स में, और राइट साइड में जब आप बैंकिंग फीचर्स में आते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखता है, नीचे देखिए सेकंड ऑप्शन है सेट अल्टर ट्रांजैक्शन टाइप्स। आप जैसे ही इसको यस करेंगे, यस करने के बाद में आपको एक टेबल ओपन होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो कॉलम है वो दिखा रहा है ट्रांजैक्शन टाइप, सेकंड कॉलम है पेमेंट्स, थर्ड कॉलम है रिसिप्ट्स। मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन टाइप कौन से वाउचर टाइप में एप्लीकेबल होगा, आइदर पेमेंट्स में होगा या रिसिप्ट्स में होगा, तो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो उसका एक यहाँ पे ये पूरा चार्ट दिखाता है। जैसे पहला ही ऑप्शन है एटीएम है, से फॉर एग्जांपल मुझे रिसिप्ट्स में इसको यस रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप टॉगल करके उसको यस नो करके सेट कर सकते हैं। जस्ट क्विकली रीड आउट कर देता हूं ट्रांजैक्शन टाइप्स क्या क्या एप्लीकेबल है। एटीएम, कैश, चेक ऑब्लिक डीडी, कार्ड, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक डीडीपीओ, ई फंड्स ट्रांसफर, अदर्स। अभी एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये जो भी ट्रांजैक्शन है ना, इसको एक ब्रॉड कैटेगरी में डाला जाता है जिसको बोला जाता है ई फंड्स ट्रांसफर, that is known as a e-funds transfer, NEFT, RTGS and IMPS। ओके, तो हमको जो जो ट्रांजैक्शन में चाहिए वो यस नो करके खाली आपने एक बार इसको एक्सेप्ट कर देना है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर दिया तो ये ऑप्शंस यहाँ पे एनेबल हो गए। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे एटीएम से कैश विड्रॉ किया है, आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ सर एक ही मिनट है प्लीज, यस यस। नहीं कहीं एक चैट में कोई क्वेश्चन रेज किया था तो उसी बारे में बात कर रहा था। सी देखिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे एक रिसिप्ट का एंट्री करना है एंड से फॉर एग्जांपल यहाँ से बैंक टू कैश अगर मुझे करना है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी है और मुझे कैश में लेना है, से मैंने 5000 रुपीज एटीएम से विड्रॉ कर लिया। ओके, तो अब जैसे ही इसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप, तो यहाँ पे अभी एटीएम का ऑप्शन एनेबल हो गया है। तो जैसे मैंने एटीएम डाल दिया तो जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक में करूंगा तो टैली का जो स्टेटमेंट है बैंक से डाउनलोड किया हुआ वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये दिस इज नथिंग बट अ कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक वाया एटीएम। तो आपको वो एंट्री जो है वो रिकंसिलिएशन में ऑटोमेटिक हो जाएगी, मैन्युअल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बीइंग कैश विड्रॉल वाया एटीएम। ओके, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया लाइकवाइज। ओके, तो इस तरीके से ये किया जाता है। और हाँ
हेलो। सर हेलो। हाँ बोलिए। ये इधर हम लोग क्या करते हैं हाँ कि अभी बैंक से पैसा क्या एटीएम निकला है हाँ। तो हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, तो वो कैसा है? कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं ना हम, बैंक 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 टू कैश बैंक टू कैश अगर से फॉर आता है ना एग्जांपल, पैसा। हाँ, से अभी ये इधर में कॉन्ट्रा एंट्री में चला गया है, और से फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे मैंने कैश में ले लिया से अनदर 2000 रुपीज। ओके, सॉरी, एक मिनट। यस, अभी लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट लीजिए, जब हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे ना, तो कॉन्ट्रा एंट्री कैन नॉट बी वाया कार्ड या एटीएम, उसके माध्यम से नहीं होगा। कॉन्ट्रा एंट्री आइदर चेक के माध्यम से होगा या ईसीएस एनईएफटी उसके माध्यम से होगा। एटीएम के माध्यम से कॉन्ट्रा एंट्री का ऑप्शन नहीं आएगा मुझे। राइट सर? अच्छा अच्छा, जी। इससे हाँ, हाँ ये कैश से करना पड़ेगा। हाँ, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको अदर्स में डाल सकते हैं और नीचे में आप ये मेंशन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर हाँ सपोज मैंने ऑप्शन में, राइट, ओके। हाँ, यहाँ यस पे सर। अगर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, से यहाँ पे चेक नंबर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो एटीएम। ठीक है, तो लाइकवाइज यू कैन डू द एंट्री, इस तरीके से आप इसको एंट्री को कर सकते हैं। राइट, और अभी दूसरी एक बात है कि से फॉर एग्जांपल वो एक शुरू में और एक मैंने एग्जांपल बताया था, से फॉर एग्जांपल मैं एक पेमेंट का एंट्री कर रहा हूं, और से ठीक है एचडीएफसी बैंक अकाउंट से ही कर रहा हूं, और जो मेरा एक सप्लायर है फॉर एग्जांपल, या ठीक है सपोज मैं ये ट्रांसपोर्ट वाले को और से सपोज 1500 रुपए का एंट्री कर रहा हूँ, से 15,000 रुपए का मैंने एंट्री किया हुआ है। ठीक है, ये न्यू रेफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज मैंने ये एनईएफटी के माध्यम से किया है और वाया चेक किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन चेक लेते हैं, जो कि गलत है। आपको ऑप्शन चेक की बजाय यहाँ पे ई फंड्स ट्रांसफर लेना है, और ई फंड्स ट्रांसफर जब आप लेंगे तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट नंबर दिखाई दे रहा है, बजाय उसके यूटीआर नंबर, मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन जो कोड है, वो यहाँ पे डालना रहता है। ओके, वो डाल के आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे। तो ये एंट्री दिखाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप किसी पार्टी को एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस के माध्यम से अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ई फंड्स ट्रांसफर होना चाहिए, ना कि चेक। अभी यहाँ पे ये सेशन में एक 5 मिनट का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, जस्ट टू हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, अब तक जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ऑटो बैंक रिकंसिलेशन, मैनुअल बैंक रिकंसिलेशन, तो अगर उसके बारे में अगर कोई आपको क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, तो उसका आंसर दूंगा मैं। और उसके बाद में फिर हम लोग एक 5 मिनट के बाद में अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे, विच इज नथिंग बट अ चेक प्रिंटिंग फ्रॉम टैली। तो आप में से अगर सर if anybody is having a question, then you can ask me. हेलो, हाँ बोलिए सर। अभी अगर ये हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं हाँ जो लेकिन हमने अभी एक ट्रांजेक्शन हुआ है बैंक से, हाँ चेक दिया हुआ है, हाँ लेकिन हमने वो टैली में एंट्री करना भूल गए या कि वो किया नहीं है, हाँ बराबर। हाँ अभी समझो टैली में 10 एंट्री किया है, हाँ और अगर हम बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं तो हाँ उसमें 20 एंट्री है, हाँ। तो उस वक्त कैसा होता है? वो जो ओके, बाकी 10 ट्रांजेक्शन वो ऑटोमेटिक आते हैं कि कैसा होता है? नहीं, ओके, वेरी मेरी बात गुड। समझ में आई सर? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं दोबारा से वापस आपको एक पीपीटी स्लाइड में थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। ओके, ये देखिए, ये स्क्रीन अभी क्या दिखा रहा है हमको कि टोटल एंट्रीज इन बैंक स्टेटमेंट 24, रिकंसाइल 11 एंड एडिशनल बैंक एंट्रीज 13। तो आपने अभी जो हाँ उदाहरण दिया है, इसमें वो क्या दिखाई देगा, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन बैंक स्टेटमेंट 20, रिकंसाइल्ड 1010,
एंड न्यू एडिशनल बैंक एंट्रीज 10। तो वो 10 एंट्री जो बैंक्स में है, तो वो नॉर्मल केस में क्या करता है, उसके अंदर जो हम लोग नॉर्मल टैली में एंट्री करते हैं वो इस तरीके से नॉर्मल बोल्ड में दिखाई देता है। और जो एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन हमारे बुक्स में नहीं है, तो वो लाइट इटैलिक्स में दिखाता है। मतलब वो नीचे आपको अच्छा। अलग अलग सेक्शन ही आ जाएगा कि भाई एंट्रीज अवेलेबल इन बुक्स बट एंट्रीज अवेलेबल इन बैंक बट नॉट इन योर बुक्स। तो इस टाइप में और एंट्रीज हमको बाइफरकेट करके दिखाएगा। और रही बात उसके अंदर के टैली के अंदर अभी वैसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि वो ऑटोमेटिक ये एंट्रीज इंपोर्ट कर लेगा। तो उसके लिए फिर टैली ने आपको क्या दिया है कि आपके टैली के स्क्रीन में राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पे क्रिएट वाउचर्स या क्रिएट एंट्रीज ऐसा एक ऑप्शन दिखता है। लेट मी शो टू इट, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, से यहाँ पे मैंने रिकंसिलेशन इसको ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो एंट्रीज है, तो आपके देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक आपका ऑप्शन दिख रहा है अल्टर सी, क्रिएट वाउचर करके एक ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, क्रिएट वाउचर को क्लिक करना है और जो भी एंट्री है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है, बैंक चार्जेस है, जो भी एंट्री है आपको ही एज अ यूजर वो एंट्रीज क्रिएट करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या दे रहा है कि आपको बैंक को पूछने की जरूरत नहीं है। जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास है या बैंक स्टेटमेंट जो हमने इंपोर्ट किया है, तो वहां पे वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर बैंक में 20 एंट्रीज हो चुकी हैं और आपके टैली के बुक्स में 10 ही एंट्री है। तो आप बची हुई 10 एंट्रीज एज पर द टेबल शोन आप क्रिएट वाउचर कीजिए और उसके बाद में हम लोग दोबारा से रिकंसिलेशन को जा सकते हैं। तो दोबारा से रिकंसिलेशन को जाने के लिए एक ही मिनट सीताराम जी, वो वहां पे जाने के लिए हम लोग को क्या करना है, यही टूल बार में राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है अल्टर आर करके, रिकंसाइल अनलिंक्ड। और उसके नीचे और एक ऑप्शन है कंट्रोल आर, मतलब आर के नीचे डबल अंडरलाइन है, रिकंसाइल ऑल अनलिंक्ड। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मुझे एक एक एंट्री बाय एंट्री अगर रिकंसाइल करना है तो मैं अल्टर आर करता हूं, मतलब पहला ऑप्शन लेता हूं रिकंसाइल अनलिंक। लेकिन मुझे कहीं पे भी रुकना ही नहीं है, जब तक ये सारी एंट्रीज पूरी ना हो जाए, तो मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूं रिकंसाइल ऑल अनलिंक। और जैसे जैसे एंट्रीज आप कंप्लीट करते जाएंगे तो वो लूप से आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो मुझे एक एक वाउचर सिलेक्ट करके और अल्टर आर करते बैठने की जरूरत नहीं है, ये इसमें सिंप्लिसिटी है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सर। जी 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 सर। सर के अलावा अभी और किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। आप में से काफी लोगों ने कभी यूज करने की कोशिश की होगी, यूज किया होगा, सक्सेसफुल हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, पार्शियल हुआ होगा, कुछ भी अगर हुआ होगा उसके अंदर तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सब लोगों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, नॉलेज शेयरिंग सेशन है। यहाँ पे कोई भी एक वक्ता नहीं है या कोई श्रोता नहीं है, हम लोग ये इंटरैक्टिव सेशन में काम कर रहे हैं। तो आप में से अगर कोई किसी को डाउट है या कोई अगर कुछ शेयर करना चाहेगा उनका एक्सपीरियंस, इफ समबडी वांट्स टू शेयर देयर his experience, and it is open there sir। मेरे ख्याल से अगर किसी को कहीं पे डाउट नहीं है तो आई विल स्ट्रेट अवे जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगर इन बिटवीन भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके रखिए, लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें हम लोग एड्रेस करेंगे। ओके, नाउ अभी काफी जगह पे ऐसा होता है, मतलब ज्यादातर लोग तो अभी ऑटोमेशन को ही प्रीफर करते हैं, या अभी तक ज्यादातर लोगों ने ऑटोमेशन को एडॉप्ट तो कर लिया है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ भी जगह अभी भी लोग मैन्युअली, मतलब हाथ से ही चेक बनाते हैं। इवन मतलब डेट डालने से लेकर तो सिग्नेचर तक, ऑफ कोर्स सिग्नेचर तो पेन से ही करना पड़ेगा, बट लेकिन बाकी का जो जितना रिटर्न मैटर है बहुत सी बार में जो मैन्युअली लिखा जाता है तो उसमें
मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, और अगर आपकी गलती से मिस्टेक अगर हो गई उसके अंदर, तो दो चीजें होंगी, या तो चेक पार्टी के अकाउंट में रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर कस्टमर अपने जिन कस्टमर को आपको आपने चेक दिया रहेगा, तो वहां पे इंप्रेशन आपका बैड हो सकता है। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए, जैसे क्लीन इंडिया मूवमेंट चल रही है, क्लियर स्वच्छ भारत मिशन चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी स्वच्छताएं जहां जहां चल रही है, तो क्यों ना हम लोग एक स्वच्छ चेक वाला एक मिशन क्यों ना अडॉप्ट करें। तो हम लोग आप उसी टॉपिक के तरफ आ रहे हैं उसके अंदर, कि सपोज अगर मुझे चेक प्रिंटिंग अगर टैली से शुरू करना है, तो हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। तो अगर मुझे वो सेटिंग के लिए जाना है, तो वो सेटिंग करने के लिए हम लोग को दोबारा से टैली के स्क्रीन में आएंगे, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, एंड उसके बाद में बैंक का लेजर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद या क्रिएट करेंगे, अगर क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट करेंगे, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम लोग उसको अल्टर मोड में ओपन करके चेंजेस कर सकते हैं। चेंज करने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन में एक ऑप्शन दिखाई देता है, जो बोला जाता है सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में थोड़ा सा एक ही मिनट और ज्यादा लूंगा इसके अंदर। एक बहुत ही मतलब रोचक किस्सा नहीं बोला जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस कहां से कहां तक टैली लेके आ गया है, ये जस्ट मैं शेयर करना चाहूंगा। टैली ने द डे वन जब भी चेक प्रिंटिंग ऑप्शन चालू किया था, तो हम लोग नॉर्मली, मैं या हमारे कलीग बोलो या यूजर स्वयं, एक स्केल लेके बैठते थे 6 इंच वाला या 1 फीट वाला, रूलर लेके बैठते थे, और चेक के जो डायमेंशंस है ना, हाइट कितना, विड्थ कितना, डेट टॉप से कितना, लेफ्ट से कितना, नेम कहां से कितना, अमाउंट राइट से कितना, तो ऐसे काफी सारे जो ऑप्शंस रहते थे ना, तो हम लोग लिटरली में गिन के और वहां पे डालते थे, और वो डालने के बाद में कहीं जाके वो मेहनत करके चेक प्रिंटिंग सफल होता था। तो काफी समय में ये होने के बाद में टैली ने सोचा कि भाई अगर ये इट्स नॉट एवरीबॉडीज केक, कि भाई लिया और खा लिया, तो उसके लिए फिर टैली ने एक ऑप्शन अभी क्या लाया है कि कुछ एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स बैंक के साइट से इंपोर्ट करके हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पुश करके दे दिए हैं। अभी काम इतना सिंपल हो गया है कि आपको खाली ये सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन यस करना है, और यस करने के बाद में वो पूछता है आपको कि भाई सिलेक्ट द लिस्ट फ्रॉम योर बैंक। आपकी जो बैंक है, टैली के गिवन लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ही आपके बैंक का नेम सिलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो फॉर्मेट्स है वो आपको आपके टैली के स्क्रीन में इस तरीके से दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे देखिए, आप अगर लेफ्ट साइड में ऑब्जर्व करेंगे, जहां पे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो वो स्क्वायर में आपको CTS फॉर्मेट 5, CTS फॉर्मेट 4, CTS फॉर्मेट 3, 2, 6, 1 लाइकवाइज दिख रहे हैं। तो CTS एक इस टाइप का एक फॉर्मेट है जो 2010 मतलब 2010 के बाद में ऑटो प्रिंटिंग और ऑटो चेकिंग के लिए, मतलब ऑटो बैंक में रिकंसिलेशन करने के लिए लागू किया गया है। तो उसी टाइप के फॉर्मेट जनरली बैंक ने यहाँ पे दिए हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी टैली की क्या है कि जो चेक का पन्ना, आपकी लीफ, चेक लीफ इज इन योर हैंड, आपके हाथ में जो है, एग्जैक्टली सेम इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। से अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल टैली में अगर लाइव दिखाने की कोशिश कर पाऊंगा, तो लेट अस सी अकाउंट्स इन्फो, लेजर, अल्टर से HDFC, ओके। भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद में यहाँ पे चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन नो है, उसको मैंने यहाँ पे यस कर दिया। मैंने जैसे ही यहाँ पे यस कर दिया, तो देखिए CTS 5 फॉर्मेट इस तरीके से है। और CTS जो चेक है, अभी तो पुराने चेक चलते भी नहीं है, और अगर किसी के पास रहेंगे तो दे कैन बी हिस्टोरिक वन या एपिक रहेंगे, अभी उनका कोई यूज नहीं है, यू कैन जस्ट कीप इट फॉर द मेमोरी। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये चेक के लेफ्ट साइड में ये वर्टिकल स्पेस में जो है ना, उसका CTS का फॉर्मेट और उसका नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे अभी अगर सपोज मान लो ये 4 फॉर्मेट में चले गए, तो देखिए अभी इसका कलर एंड इसका ये है, ड्राइंग भी चेंज हो गया है। 3 में लेंगे इस तरीके से आता है, 2 में लेंगे इस तरीके से आता है, CTS फॉर्मेट में लेंगे इस तरीके से आता है। फिर उसके बाद में ये नॉर्मल फॉर्मेट से जो विदाउट CTS पुराने फॉर्मेट्स थे, और ये CTS 6, CTS 7।
तो इस टाइप के फॉर्मेट्स अवेलेबल है। तो हमको क्या करना है कि जो बैंक की तरफ से हमने जो चेकबुक मंगाया है या हमको चेकबुक आया है, बस उसका एक लीफ ओपन करना है और इसमें से जो गिवन फॉर्मेट रिक्वायर्ड है वो फॉर्मेट हमको खाली सिलेक्ट करना है। जैसे ही फॉर्मेट हमने सिलेक्ट कर लिया तो देखिए उसके ये जो डायमेंशन है, जो इसके पहले मैं स्केल से गिनने वाली बात कर रहा था, तो वो इस तरीके से होता था, विड्थ ऑफ चेक, हाइट ऑफ चेक, देन स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज, फिर उसके बाद में स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम टॉप एज। तो ये जो डायमेंशंस थे ना, हम लोग लिटरली स्केल से गिन के में डालते थे और उसके बाद ही फॉर्मेट सेट हो पाता था। बट अभी टैली ने गॉन आर द टाइम्स के जहां पे अभी हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, ओनली स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। चूज योर ओन फॉर्मेट। आप जैसे ही फॉर्मेट को सिलेक्ट करके और यस करेंगे तो चेक प्रिंटिंग किस तरीके से होगा ये आपके स्क्रीन पे इधर दिखाई देता है। तो एग्जैक्टली चेक के ऊपर कहाँ पे क्या मैटर प्रिंट होके आ जाएगा तो ये ध्यान में आ जाएगा। अभी से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पे ही आपका राइट साइड में आ रहा है और मुझे फॉर सम रीजन वो अगर लेफ्ट में चाहिए, या नॉर्मली जब हम लोग हाथ से चेक बनाते हैं तो एकदम लेफ्ट टॉप कॉर्नर में लेते हैं, तो उस टाइप से यू कैन सेट द डायमेंशंस। वो अभी आपको क्या कर रहा है कि आपके फॉर्मेट के अनुसार स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या है वो दिखाई दे रहा है उसके अंदर, लेकिन you can choose the dimensions wherever you want that printing as per your aesthetics, right? और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ओके, राइट, ओके। इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स आएंगे, साइजेस भी आ जाएंगे आपकी, राइट, ओके। ये यहाँ पे सेटिंग हो गया उसका। अभी देखिए मैंने जो लाइव एग्जांपल बताया था उसमें अकाउंट्स पे ही राइट मोस्ट साइड में आया था, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, डायमेंशंस थोड़ा सा इसका चेंज किया। मतलब ये अकाउंट्स पे ही वर्ड्स है ना, ये मुझे एकदम जैसे मैन्युअली बनाता हूँ एकदम लेफ्ट टॉप में आने चाहिए, तो आप उसका खाली जो मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट है उसको घटा दीजिए या कम कर दीजिए, यू कैन रिड्यूस दैट मार्जिन, देन अकाउंट्स पे ही वर्ड विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट, right? Now it is showing where to print what, name, amount in words, amount in figures, dates, etc. ये पूरा आ जाता है उसके अंदर, right? जैसे ही आप ये पेमेंट का एंट्री करेंगे तो पेमेंट का एंट्री करने के बाद में आपके सामने चेक प्रिंटिंग के लिए इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा कि जहां पे वो आपको वो पूछेगा कि भाई फेवरिंग नेम क्या दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब चेक नंबर कितना है, इंस्ट्रूमेंट का डेट क्या है, उसका अमाउंट क्या है और आपको प्रिंटिंग क्या करना है। तो आप जैसे ही ये प्रिंटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे अभी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी जगह पे यूजर खुद ट्राई करते हैं उसके अंदर और चेक प्रिंट करने के बाद में उसका फोटो व्हाट्सअप करते हैं, तो उसमें दिखाई देता है कि कभी नाम टेढ़ा आ गया है या लाइन के ऊपर चला गया, लाइन के नीचे चला गया। ऐसी कई सारी दिक्कतें कई बार आ सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑन द वेरी फर्स्ट गो सेटिंग एकदम प्रॉपर हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई जो सेटिंग्स है आपका वो प्रॉपरली सेट नहीं हो पाता है उसके अंदर। ओके, तो उसके लिए अभी टैली ने क्या किया है कि आपके लिए एक ऑप्शन दे रखा हुआ है, ओरिएंटेशन करके एक ऑप्शन टैली ने लाया हुआ है। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जो चेक लीफ है वो मैं मेरे प्रिंटर में कैसे डालूंगा, हाउ टू पुट दैट चेक इन द प्रिंटर, दैट इज नोन एज द ओरिएंटेशन। तो उसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है टैली में। ये देखिए ओरिएंटेशन मतलब ये आपके राइट हैंड साइड में जो डार्क ग्रीन कलर का टूल बार है वहां पे आपको एक बटन है अल्टर एन, ओरिएंटेशन, ओके। तो ओरिएंटेशन जनरली 4 टाइप के दिए हुए हैं टैली ने। एक सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद में वर्टिकल सेंटर, वर्टिकल लेफ्ट, वर्टिकल राइट, ओके। सी अगर मैं सपोज हॉरिजॉन्टल लिया तो जैसे नॉर्मल अमाउंट टैक्स इनवॉइस प्रिंट करने के लिए A4 पेपर नॉर्मली जैसा डालते हैं तो उसी ओरिएंटेशन में आपको चेक डालना है, तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, जो नॉर्मल ओरिएंटेशन होता है। और एक कॉमन होने वाली मिस्टेक ये होती है कि जहां पे हम लोग A4 पेपर डालते हैं ना उसके अंदर,
तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, A4 पेपर तो नीचे रखा ही रहता है, उसके ऊपर चेक के लीफ को डालते हैं और फिर बाद में क्या वो पता चलता है कि भाई चेक प्रॉपर से प्रिंट नहीं हुआ है। क्योंकि प्रिंटर भी स्मार्ट है, प्रिंटर क्या करता है कि जो फर्स्ट पेपर आपने डाला हुआ A4 पेपर है उसकी एज को सेंस करता है और फिर उसके डायमेंशन को डिटेक्ट करके उसमें चेक प्रिंट करने की कोशिश करता है, तो आपका एस्थेटिक और ओरिएंटेशन की पूरी धज्जियां उड़ जाती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको A4 पेपर अगर गलती से भी आपके प्रिंटर के अंदर है तो वो सारे पेपर को बाहर निकाल लीजिए और चेक का जो सिंगल लीफ है वो सिंगल लीफ खाली आप पेपर प्रिंटर में डालिए सर। अभी आपको अगर यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट फ्रंट जो है तो उसका जनरली प्रिंटिंग का जो व्यू रहता है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, राइट। सो दिस इज लेफ्ट फ्रंट, फिर उसके बाद में दिस इज लेफ्ट रियर, फिर ये आपका आ रहा है सेंटर फ्रंट, फिर उसमें आ रहा है आपका सेंटर रियर, ये राइट फ्रंट, राइट रियर। तो इस टाइप से इसका ओरिएंटेशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने तरीके से हम लोग चेक डाल के और प्रॉपर प्रिंटिंग आएगा इसकी हम लोग खातरी कर सकते हैं सर। अभी अगर मैं कुछ मेरे पास फोटोग्राफ्स है जो जिसमें पेपर मतलब सॉरी चेक कैसे डाला जाता है ना, तो ये एक दिखाने की कोशिश करूंगा। से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर HP का प्रिंटर है और अगर हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन जो लिखा था हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल जब आप चेक डालोगे तो वो इस तरीके से डाला जाता है, राइट। ठीक है, दिस इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल। फिर दूसरा जो है अगर सेकंड पोजीशन जो है वर्टिकल लेफ्ट, तो ये इस तरीके से डाला जाएगा। तो चेक विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, प्रिंटर के लेफ्ट में रहेगा। नाउ दिस इज वर्टिकल सेंटर जो है, मतलब मैंने चेक का लीफ डाला है लेकिन वो वर्टिकली सेंटर में डाला है। ओके, तीसरा है फोर्थ है मेरा वर्टिकल राइट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग चेक की पोजीशन डाल के और एग्जैक्टली चेक प्रिंटिंग आएगा इस तरीके से काम कर सकते हैं। सी कई बार ऐसा होता है मामूली एक आधा एक आध mm नीचे ऊपर रहेगा तो बैंक कोई उसको स्केल से गिन के चेक पास नहीं करती है। हाँ, लेकिन इट शुड नॉट लुक शैबी कि भाई डेट की जगह अमाउंट आ रहा है, अमाउंट की जगह सिग्नेचर आ रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द प्रॉपर पोजीशन। ओके, अभी टैली इसके साथ साथ क्या करता है कि आपका एक लॉग बुक भी मेंटेन करता है कि भाई कौन से चेक्स आपके प्रिंट हो चुके हैं या कौन से चेक प्रिंटिंग नहीं हुए हैं। ये नॉर्मली कंसेप्ट क्या होता है कि जहां पे मेकर और चेकर का कंसेप्ट है, मतलब पेमेंट निकालने वाला और कोई है और प्रिंट निकालने वाला और कोई है, और अगर सपोज दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा कि मल्टीपल चेक्स मल्टीपल टाइम्स प्रिंट होंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, और एक चेक अगर एक बार प्रिंट हो गया तो दूसरी बार नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए टैली ने आपको एक लॉगबुक दे रखा है कि वो लॉगबुक अगर आप कहां से देख सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली बैंकिंग चेक प्रिंटिंग एंड बैंक मैंने सिलेक्ट कर ली तो वहां पे दिखाता है कि यहाँ पे 4 एंट्रीज टैली में हमने कर रखी है, लेकिन अभी भी एक भी चेक यहाँ से प्रिंट नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन टैली ने दे रखे हैं। एक तो कैसा है कि जैसे ही मैंने टैली में पेमेंट का एंट्री पास किया तो तुरंत मैंने हाथों हाथ एक चेक का प्रिंट निकाल लिया। तो दिस इज एंट्री बाय एंट्री, मतलब 1 बाय 1 आता है। या फिर दूसरा एक टैली में ऑप्शन है कि आप एक ही साथ एंट्रीज करके रखिए और उतने लीफ प्रिंटर में डाल के रखिए, तो वो प्रिंटिंग मल्टीपल प्रिंटिंग आप 1 बाय 1 ले सकते हैं। मतलब कमांड प्रिंट का आपको एक ही बार देना है, टैली ऑटोमेटिक प्रिंटिंग 1 बाय 1 करता रहेगा। तो लेट अस सी फॉर एग्जांपल, मुझे अभी से चारों चेक्स एट ए टाइम अगर प्रिंट करने हैं तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि कंट्रोल और स्पेस दोनों कीज अगर मैंने एक साथ दबा दिया तो वो सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद में जैसे ही मैं प्रिंट को एंटर कर दूंगा और प्रिंट एंटर करने के बाद में, और यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको प्रिंट चेक्स यस और नो, जैसे ही आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला इंस्ट्रूमेंट नंबर है जहाँ पे वो दिखा रहा है कि भाई LG इंडिया को 2.5 लाख का चेक प्रिंट किया है।
नेक्स्ट आएगा आपका एलजी इंडिया 1 लाख रुपए का, फिर एक थर्ड पार्टी को है 50,000 का, अगले पार्टी को है 70,000 का। तो इस तरीके से चारों चेक्स जो है आपके 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। तो आप या तो सिंगल सिंगल एंट्री करके सिंगल प्रिंट निकालो, या फिर मल्टीपल चेक्स का प्रिंटिंग एट ए टाइम आपका हो जाएगा, राइट। अभी ये करने के लिए मुझे अभी क्या होता है कि बैंक से जो चेक बुक्स आते हैं ये जनरली 25 पन्नों का आता है, 50 पन्नों का आता है, 100 पन्नों का आता है। मतलब जितने भी लीव्स अगर मैं बैंक से मंगाता हूं तो उतने लीव्स मुझे बैंक स्टेपल करके दे देती है। तो वो आने के बाद में अगर मुझे उसका भी अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि भाई कौन सी चेकबुक मेरे पास अवेलेबल है, या उसमें कौन से नंबर के चेक्स ऐसे 1 to 25 या 1 to 50, 1 to 100, तो वो भी मैं टैली में मेंटेन कर सकता हूं। वो मेंटेन करने के लिए हमको एक छोटा सा काम क्या करना है कि हम लोग अकाउंट्स इन्फो, लेजर, ऑल्टर, बैंक का नाम सिलेक्ट कर लिया एंड सेट चेक बुक्स। इधर एक देखिए कि यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाउ टू सेट चेक बुक्स। तो आप उसको जब यहाँ पे यस करेंगे, तो आप जैसे ही यस करेंगे तो और एक टेबल खुल जाएगा। तो वहां पे वो पूछता है आपको कि भाई फ्रॉम नंबर टू नंबर, नंबर ऑफ चेक्स एंड चेक बुक नेम। तो वहां पे भी टैली ने स्मार्ट मूव किया है। से फॉर एग्जांपल आपके पास 50 चेक्स का चेकबुक आया है और उसका आपको टैली में एंट्री करना है, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम नंबर में 001 डालो, टू नंबर में आइदर 50 डालो, या फिर टू नंबर में अगर आपने कुछ नहीं डाला और आपने नंबर ऑफ चेक्स में 50 डाल दिया, तो उसका जो लास्ट नंबर है वो ऑटो डिराइव कर लेता है और उसको सेव कर लेता है, राइट। से पहले एग्जांपल में दिखाया है कि एक ही चेकबुक हमने वहां पे रखा हुआ है, लेकिन अगर सपोज मुझे उसके अंदर मल्टीपल चेकबुक्स अगर मेंटेन करनी है तो मैं वो भी मेंटेन कर सकता हूं लाइकवाइज, राइट। से जैसे 1 to 100 है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 101 to 125 राहुल है, 126 to 150 राज है। मतलब जिन जिन को अगर आपने एलोकेट कर रखा है या अगर उनका कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उस हिसाब से आप चेकबुक्स अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। आप जैसे ये पेमेंट का एंट्री करेंगे और चेक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन में चेक सिलेक्ट करेंगे, तो आपको वो तुरंत आपको नीचे पूछता है कि भाई इसमें आपका रेंज क्या है, मतलब आपको कौन से बुक से आपको लीफ देना है या चेक इशू करना है। तो वहां पे आपको पूछ लेता है, और जैसे ही आपने वो सीरीज सिलेक्ट कर लिया तो नीचे आपको वो जो नंबर है ऑटोमेटेड नंबर आपको दिखाई देता है या सिलेक्ट कर लेता है। मतलब हमको मैन्युअल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक नंबरिंग वो कंटिन्यू करता है, राइट। तो अभी अभी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में एक उन्होंने पूछा है कि भाई हाउ डिड टैली अंडरस्टूड दैट इट नीड्स टू सिलेक्ट द ट्रांजैक्शन टाइप चेक एंड चेक नंबर एज 5x01 ओनली। तो उसके लिए क्या है कि टैली इज बिल्ट ऑन इंट्यूटिव इनेबिलिटी, it follows human train of thought and work accordingly. In this scenario, Tally understand that we have activated checkbook for Kotak Bank account and we are recording payment transaction selecting this bank. It has selected 5x01 as it was first check in the range. So वो एक नॉर्मल इंट्यूटिव इनेबिलिटी के ऊपर काम करता है। सो यहाँ पे एक रिमार्क ये आया है कि आई हैव नॉट सीन एनी सॉफ्टवेयर टिल टुडे विच अटेंड्स टू सच स्मॉल डिटेलिंग ऑफ यूजर ऑपरेशन नीड्स। तो वो भी केयर करता है, राइट। जैसे ही पहला ट्रांजैक्शन हो गया तो उसके बाद में वो नंबर 2 ले लेगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू इट्स एबिलिटी ऑफ इंट्यूटिवनेस। But if our accountant wants to change it to any check number other than the current number, he can just type that number. मतलब जो नंबर यहाँ पे ऑटो नंबरिंग करके आता है, से फॉर एग्जांपल ये ऑटो नंबरिंग 2 आया है, लेकिन 2 नंबर का चेक मेरे को किसी सप्लायर के लिए राखीव रखना है या मतलब रिजर्व रखना है, तो मैं क्या करूंगा या मेरा यूजर क्या करेगा कि यहाँ पे जो नंबर 2 ऑटोमेटिक आया हुआ है उसको हटा के वहां पे नंबर 3 डाल देगा और ट्रांजैक्शन पास कर देगा। तो मुझे जो चेकबुक रजिस्टर है तो वहां पे दिखाई देगा चेक नंबर 1 इशूड टू एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, चेक नंबर 2 अभी भी ब्लैंक है, और चेक नंबर 3 इशूड टू अनदर पार्टी, राइट। ओके,
तो इस टाइप से वहां पे मैं नंबरिंग सीक्वेंस भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। बट लेकिन जब भी आप मैनुअल नंबर, जो ऑटो नंबर आ रहा है, उसको हटा के जब आप मैनुअल नंबरिंग डालते हो तो वो इमीडिएटली आपको वहां पे वार्न करता है कि सेम इंस्ट्रूमेंट नंबर कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार आप सेम चेक नंबर इशू नहीं कर सकते हैं। मतलब जो कई बार ऐसा होता था कि भाई पार्टी ने पूछा सर चेक नंबर दे दो, उसको भी 5 नंबर दे दिया, दूसरे को भी 5 नंबर दे दिया, तीसरे को भी दे दिया। तो अभी अनफॉर्चुनेटली टैली वैसा अलाउ नहीं करेगा आपको। अगर आपने 5 नंबर का चेक किसी पार्टी या वेंडर को ऑलरेडी इशू कर रखा है तो 5 नंबर का चेक दोबारा इशू नहीं होगा, राइट सर जी। अभी फॉर एग्जांपल नाउ मूविंग कर्सर टू चेक रेंज, वी कैन सिलेक्ट एनी चेक रेंज क्रिएटेड। मतलब अभी हमने से फॉर एग्जांपल 3 चेक रेंज क्रिएट किए थे, तो अगर मुझे सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट से चेक इशू नहीं करना है, मिस्टर राहुल जो डिपार्टमेंट के हेड है वहां से चेक इशू करना है, तो मैं बैकस्पेस में जाऊंगा, चेक रेंज में जाके दूसरी चेक रेंज सिलेक्ट करूंगा और वहां से चेक इशू करवाऊंगा, राइट। तो अभी ऐसे चेक्स इशू करने के बाद में रही बात आती है मुझे चेक रजिस्टर की। तो चेक रजिस्टर देखने के लिए हम लोग टैली में हमारे पास ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली, बैंकिंग और चेक रजिस्टर। आप जैसे ही चेक रजिस्टर में एंटर करेंगे तो इस तरीके का एक आपको टेबल दिखाई देता है, जहां पे लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स आगे हैं, अवेलेबल चेक्स कितने हैं, अनरिकंसाइल कितने हैं, रिकंसाइल कितने हैं, ब्लैंक कितने हैं, कैंसल्ड कितने हैं, आउट ऑफ पीरियड कितने हैं एंड टोटल चेक्स कितने हैं। तो यहाँ पे एक बाइफर्केशन दे रहा है कि 144 चेक्स आर अवेलेबल, 6 अनरिकंसाइल्ड है, इश्यूड है बट नॉट रिकंसाइल्ड है, तो टोटल 150 चेक्स आर देयर, राइट। जैसे ही मैं वो रो को एंटर करूंगा, से 144 वाली रो को जैसे ही एंटर करूंगा तो मुझे वो सिक्वेंशियली दिखाई देगा कि चेक नंबर 5 टाइम्स 01 से लेकर तो 3 टाइम्स 0144 तक क्या क्या है, किस किस को इशू किया है, तो पूरा डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे चेक नंबर 1 अनरिकंसाइल्ड है, 1/5 को दिया है एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेमेंट है, और ये अगेंस्ट वाउचर 2 नंबर है, उसका डेट है 1 मई 2018 और अमाउंट है मेरा 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक रजिस्टर मिलता है। तो ये चेक रजिस्टर इज नथिंग बट जो काउंटर फॉइल होता है आपके चेक बुक का, वो जो हम लोग मैन्युअली फिलअप करते हैं, बजाय उसके टैली जैसे ही आप एंट्री पास करोगे ऑटो फिलअप कर लेगा, मैन्युअल फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? Now I want to have a look at all the checks given to LG India। मतलब से मुझे ये पूरे इसके अंदर देखना है कि भाई LG इंडिया को अभी तक हमने कितने चेक्स इशू किए हैं और क्या क्या अमाउंट के इशू किए हैं। तो उसके लिए आपके लिए एक ऑप्शन दिया है कि ये चेक रजिस्टर के अंदर जब आप जाओगे और डिटेल में जाने के बाद में आपके राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आता है आपको क्विक सर्च करके, और जैसे ही आप क्विक सर्च को क्लिक करोगे तो और वहां पे एंटर सर्च डिटेल्स क्या टाइप करना है, से फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एलजी डाला तो एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अब तक क्या क्या पेमेंट हो चुके हैं इसका पूरा एक लिस्ट आपको आ जाता है। तो उसके लिए आपको अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल यही अगर मैं लाइव टैली में अगर देखना चाहूंगा उसके अंदर, तो वो देखने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, बैंकिंग में चला गया, फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है मेरा चेक रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है मुझे HDFC बैंक अकाउंट, तो इसमें दिख रहा है कि अवेलेबल चेक्स है 58, अनरिकंसाइल्ड 10 है, रिकंसाइल्ड 30, ब्लैंक 1 है, कैंसल्ड 1 है, टोटल चेक्स 100 है एंड पोस्ट डेटेड चेक 1 दिया हुआ है। अब जैसे ही इसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 सीरीज दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 50 तक एंड 51 से लेकर 100 तक। जैसे ही मैंने 1 to 50 को भी एंटर किया तो यहाँ पे ये लिस्ट आ गया कि भाई हमने ये जो चेक्स है 1 से लेकर 50 तक अभी तक किस किस को दिए हैं, तो इसमें कैंसल्ड कौन से हैं, ब्लैंक कौन से हैं, इस टाइप से है। अभी अगर मुझे देखना है कैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने से स्पेनिश स्टैंड्स को या लैंडलॉर्ड को कितना दिया है उसके अंदर, तो यहाँ पे आप देखिए आपके राइट हैंड साइड में इधर एक ऑप्शन है आपको क्विक सर्च। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे कि
ये देखिए, तो जैसे ही मैंने एक 2-3 अक्षर टाइप किए, लेटर्स टाइप किए, तो उसने मुझे फिल्टर करके लाके दे दिया कि सर आपने अभी तक जो रेंट जो भरा है आपने, एक 31 अगस्त को दिया है और एक 30 सितंबर को दिया है, 9-9 हजार रुपए के आपने 2 चेक इशू किए हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई टीडीएस के लिए मैंने क्या क्या किया हुआ है, या सपोज मिस्टर राम बैद को मैंने कितने दिए हैं, तो जैसे मैंने वो लेटर टाइप कर दिया, ये देखिए, तो ये फिल्टर करके लेके आ गया, तो मुझे कोई भी दोबारा से काउंटर फॉइल खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ओके, अभी यहाँ पे किसी ने एक सवाल पूछा था उसके अंदर कि भाई जो एटीएम या जो ट्रांजैक्शन टाइप्स है तो वो किस तरीके से सेट करते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए लकीली ये स्क्रीन दोबारा आ गई है, तो मैं ये दोबारा आपके लिए एक ही मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेटवे ऑफ टैली मेन स्क्रीन में आप जैसे ही आएंगे और F11 फीचर को प्रेस करेंगे और उसके बाद में F1 अकाउंट्स में प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन करके एक ऑप्शन है, बैंकिंग फीचर्स है, और उसमें जो जो सेकंड ऑप्शन है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल आ जाता है, ट्रांजैक्शन टाइप, पेमेंट्स रिसिप्ट, मतलब आपको कौन सा ट्रांजैक्शन टाइप, कौन से वाउचर टाइप में अलाउ एप्लीकेबल करना है या नहीं करना है, तो वहां पे वो दिखाई देता है, राइट। नाउ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक जस्ट वी आर कमिंग टू द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस आवर सेशन बैंकिंग, तो इसमें एक ऑप्शन जो टैली ने दिया हुआ है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय पीडीसी, या पोस्ट डेटेड चेक्स का मतलब क्या होता है और उसका टैली में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे या उसको टैली में एंटर कैसे करेंगे। सबसे पहला तो एक ये है कि नथिंग रॉकेट साइंस, पीडीसी का मतलब है पोस्ट डेटेड चेक, मतलब अगर सपोज इन फ्यूचर वाली डेट में अगर कोई वेंडर को अगर मैं चेक देता हूं या कोई कस्टमर मुझे चेक देता है, तो इट इज नथिंग बट अ पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। अभी क्या होता है टैली के अंदर के मैं अगर कोई भी वाउचर अगर एंटर करूंगा तो उसका तुरंत इफेक्ट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है। से फॉर एग्जांपल कस्टमर ने मुझे 25,000 रुपए का 15 जून का चेक दे रखा है और उसका मैंने एंट्री आज ही बैंक में कर दिया मेरे टैली के अंदर, तो वो क्या करेगा कि पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 25,000 से तुरंत घटा देगा और उसका आउटस्टैंडिंग कम कर देगा, जबकि ये 25,000 रुपए मुझे अभी तक मिले नहीं है। ये कभी आएंगे, 15 तारीख को मैं मेरे बैंक में चेक डिपॉजिट करूंगा और एज पर द प्रोसेस ऑफ बैंक नेक्स्ट डे इट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो ये एंट्री अगर मुझे टैली में रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए टैली ने एक ऑप्शन आपको ये दिया है कि आपको ये जो चेक है ना इसको पोस्ट डेटेड करके एक टैग लगाना है। जैसे हम में से कई सारे मैन्युफैक्चरर है कि जो उनके प्रोडक्ट्स को बीन्स में रखते हैं और उसको एक लेबलिंग करते हैं या टैगिंग करते हैं, तो वैसा ही हमको टैली के अंदर वो चेक को एक पोस्ट डेटेड का टैग लगाना पड़ेगा, ताकि टैली फिर अंडरस्टैंड ये करता है कि भाई ये एंट्री तो टैली में है और इट इज अ वैलिड एंट्री है, लेकिन इसका इफेक्ट मुझे जो डेट है उसकी, उस डेट के सेम डेट या उसके उस अगले डेट में मुझे उसका इफेक्ट देना है, उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं देना है। और साथ ही साथ मुझे जो पार्टी का स्टेटमेंट है, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट है, सन्डी डेटर्स रहने दो या क्रेडिटर्स रहने दो, तो उनके स्टेटमेंट में भी मुझे रिफ्लेक्शन देना है कि भाई एक्चुअल बैलेंस कितना है, पोस्ट डेटेड कितना है और आफ्टर पोस्ट डेटेड कितना आपका बैलेंस बचा, राइट। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गेटवे ऑफ टैली F11 जाएंगे, फिर उसके बाद में अकाउंटिंग फीचर्स और उसके बाद में सेट अल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन फीचर्स, उसको हमको यस करना है। जैसे ही आप उसको यस करेंगे तो आपको वो तुरंत पूछेगा, अगर आपके यहाँ पे मोर देन वन बैंक है जहां पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको वो तुरंत पूछेगा कि भाई ये जो पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शन है आपको किस बैंक को अप्लाई करना है। आप वो बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके जब आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद में जब टैली में वाउचर पोस्टिंग करेंगे, से फॉर एग्जांपल कस्टमर ने एक आपको चेक जैसे 2 एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, कस्टमर ने आपको 2 चेक दिए हैं, तो उसमें ये देखिए वाउचर के सेंटर में आपको एक पोस्ट डेटेड करके टैग दिख रहा है या लेबल दिख रहा है उसके अंदर।
तो ये लेबल आपको उसको लगाना है और फिर ही एंट्री पास करना है। तो इससे क्या होगा कि पार्टी का जो बैलेंस है वो इमीडिएट इफेक्ट में रिड्यूस नहीं होगा। जब ये पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन मैच्योर हो जाएगा या रेगुलर हो जाएगा, उसी ही दिन वो पार्टी का आउटस्टैंडिंग अपडेट हो जाएगा। ओके, अभी इसमें टैली ने और एक ब्यूटीफुल फैसिलिटी आपको ये दे रखा है उसके अंदर के, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर ने आपको एक पोस्ट डेटेड चेक दे रखा हुआ है, और से जैसे आज का ही सिचुएशन है, आज सेकंड फ्राइडे है, कल सेकंड सैटरडे है, और एक दिन छोड़ने के बाद में मंडे आएगा। तो कल सेकंड सैटरडे है, तो जाहिर सी बात है बैंक में चेक एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने अकाउंटेंट को बोल दिया या मैंने खुद ने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को आज ही सोमवार के लिए स्लिप बना के रखना है और उसका एंट्री टैली में भी करना है। तो जैसे ही मैं टैली में एंट्री करूंगा, तो टैली में हमारे पास एक ऑप्शन दिया है टैली ने कि एक नोशनल करके बैंक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास आज सपोज मैं दो बैंक से काम करता हूं, से एक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है और एक डीबीएस बैंक है, और लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि सोमवार के दिन जो मुझे बैलेंस लगने वाला है ये डीबीएस में लगने वाला है या एचडीएफसी में लगने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो पोस्ट डेटेड चेक का जो एंट्री है ये पहले मैं नोशनल बैंक में करता हूं, मतलब वहां पे मैं जो बैंक का नाम सिलेक्ट करता हूं वो नोशनल बैंक लेता हूं, और जिस दिन एक्चुअली मुझे चेक ये डिपॉजिट करना है उस दिन जाके मैं बैंक का नाम सिलेक्ट करता हूं और अल्टर करके उसको सेव कर देता हूं। तो ये आपके सामने एक स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए दो पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है और यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है अनलिंक करके है। और जैसे ही आप यहाँ पे अल्टर F4 अल्टर बैंक करके एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने बैंक का लिस्ट आ जाएगा। अगर मल्टीपल बैंक्स है तो उसमें से आप बैंक सिलेक्ट कर लीजिए कि कहाँ आपको ये चेक डिपॉजिट होने हैं, और वो सिलेक्ट करके आप जैसे ही सेव कर दोगे तो एंट्री उस बैंक में इफेक्ट करेगी, ना कि नोशनल बैंक में। ओके, इसके साथ साथ अभी हमको टैली में एक कैश डिपॉजिट स्लिप का भी एक ऑप्शन दिया है। हालांकि अभी कर्टसी एनडीए गवर्नमेंट एंड डीमोनेटाइजेशन कैश हैंडलिंग करना अभी बहुत ही कम हो गया है या दूभर हो गया है, कि जो पहले नोट्स हम लोग हैंडल करते थे अभी वो बहुत सारा कम हो गया है। लेकिन अगर बाई चांस अगर किसी के पास कैश है और अगर वो बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो टैली ने वो भी आपको फैसिलिटी दे रखा है कि जो डिपॉजिट स्लिप है टैली से ही जनरेट हो जाएगी। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि कॉन्ट्रा एंट्री आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप अमाउंट में इंटर करोगे तो वहां पे आपको वो डिनोमिनेशन पूछता है, और डिनोमिनेशन में वो जैसे हम लोग नॉर्मल बैंक स्लिप में लिखते हैं 2000 के कितने नोट, उसके बाद में 500 के कितने, 200 के कितने, 100, 50, 20, 10 जो भी है या कॉइन्स है, तो वो ऑप्शन वहां पे दिखाई देता है, राइट। जैसे आपने ये डिपॉजिट कर दिया तो इसका इस तरीके से आपको एक प्रिंट प्रीव्यू का स्क्रीन दिखाई देगा, और जैसे आप इसके प्रिंटिंग में जाएंगे तो इस तरीके से आपको ये स्लिप जो है डिपॉजिट स्लिप, कैश डिपॉजिट स्लिप आपकी रेडी हो जाएगी। और टैली ने उसमें के अंदर भी एक अच्छी फैसिलिटी ये दी है कि आप A4 पेपर डालेंगे ना तो उसमें ऑटोमेटिक एक बैंक कॉपी एंड कस्टमर कॉपी ये ऑटोमेटिक प्रिंट होके एक ही पेज में प्रिंट होके आ जाता है। आपको करना क्या है कि ये प्रिंट आउट के साथ में सिग्नेचर करके जो भी कैश है वो आपके पर्सन को हैंड ओवर कर दो, वो बैंक में जाएगा और काउंटर पे वो दे देगा। बैंक उसके ऊपर ठप्पा मार के और आधा पेज जो है आपका कॉपी टीयर करके आपको दे देगा। तो इससे क्या हो गया, तीन चीजें एट ए टाइम हो गई। टैली में मेरा एंट्री हो गया, डिपॉजिट स्लिप हाथ से बनाने की जरूरत नहीं है, और मेरा जो कैश एंड बैंक लेजर है वो भी ऑटो अपडेट हो गया। नहीं तो इसके पहले क्या होता था कि हाथ से मैंने स्लिप बनाया, पर्सन बैंक में जाके डाल के आ गया, ठप्पा मार के लेके आ गया, फिर उसके बाद में टैली में एंट्री किया और उसके बाद में मेरे कैश एंड बैंक लेजर अपडेट हो गए। अभी वो टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल बैंक्स भी ऐसे आपके जो प्रिंट आउट्स है वो एक्सेप्ट करती है। अभी उनका कोई प्रेशर नहीं है कि आपको बैंक के ही स्लिप के ऊपर लिख के और भर के देना है, अभी वो दिन चले गए। ओके, और इसके साथ साथ अगर सपोज मैं किसी पार्टी को पेमेंट कर रहा हूं तो पेमेंट एडवाइस भी मेरा टैली से प्रिंट हो सकता है। से फॉर एग्जांपल एक ये पेमेंट का जो वाउचर है जो मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही आप
जाओगे तो फर्स्ट स्क्रीन में आपको वो पूछता है कि भाई पेमेंट एडवाइस क्या है। तो पेमेंट एडवाइस अगर आप क्लोजली देखेंगे तो उसमें सारे ही डिटेल्स आपके अवेलेबल है। जैसे अगर सपोज मैं पेमेंट करते वक्त अगर वाउचर एलोकेशन करूंगा तो वो वाउचर एलोकेशन का टेबल भी उसमें प्रिंट होके आ जाता है। तो मुझे मेरे वेंडर को या मेरे सप्लायर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये जो भी पेमेंट हमने निकाला है उनका कौन से बिल के अगेंस्ट निकाला है। मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है या आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। Now, I can also create new bank payment entry from the same screen। अगर सपोज मुझे उसके अंदर से LG को भी एक पेमेंट करना है उसके अंदर, तो वहीं पे जाके अगर मैंने ऑल्ट आई कर दिया तो ऑल्ट आई करने के बाद में वो मुझे नॉर्मल अपना जो बैंक एंट्री है पेमेंट का एंट्री वो पेमेंट एंट्री खुलता है। वो ट्रांजैक्शन क्रिएट करो और उसको सेव कर दो। तो इस तरीके से हमने आज के दिन में ये समझने की कोशिश की है कि भाई टैली के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो उसमें ईज ऑफ डूइंग मैनुअल एंड ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन में क्या डिफरेंस है वो पता चलता है। चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन से प्री डिफाइंड चेक्स फॉर्मेट्स हैं, मैनेजिंग चेक बुक्स एंड इजीली सर्च चेक्स इशूड टू सप्लायर, हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पोस्ट डेटेड चेक्स एंड जनरेटिंग पेमेंट एडवाइसेस अगेंस्ट चेक्स गिवन टू द सप्लायर्स। राइट। तो यहाँ पे जो आज का जो बैंकिंग इन टैली है ये सेक्शन जो है ये यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट टू हैव अ स्मॉल क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं तो एक 2 या 4 क्वेश्चन मैं वो लूंगा और फिर उसके बाद में नाउ फोरम इज ओपन फॉर योर क्वेश्चन आंसर सेशन। सी कि नॉर्मली अगर इसमें ये चीजें अगर फर्स्ट टाइम करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल इन टैली ERP9 वी कैन एक्टिवेट रिक्वायर्ड बैंकिंग फीचर्स फ्रॉम वेयर। कहाँ से हम लोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है मेरा F11। फिर उसके बाद में F1 बैंकिंग फीचर्स। ओके, फिर उसके बाद में आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इन चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन डज टैली प्रोवाइड ऑल चेक फॉर्मेट्स ऑफ द बैंक सिलेक्टेड अगेंस्ट एन लेटर। ओके सर, तो इसका आंसर है यस। Now next question है is auto bank reconciliation possible in latest Tally? Yes, it is possible. From here we can view and search for the details of issued checks along with check status। तो यहाँ पे हमको मिलता है गेटवे ऑफ टैली बैंकिंग एंड चेक रजिस्टर। राइट। अभी यहाँ पे हमारे सर ने एक क्वेश्चन पूछा, वेदांत टेक्नोलॉजीज करके हमारे सर हैं, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई हाउ टू मेक कैंसल चेक एंट्री। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन सर, लेट मी ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। So in that case, how do we go? Accounts we go in banking, then we go to the check register. I can select my bank, and I can select my check range, and say if at all, say I want to cancel this check. Say you can see check number 17 is very well available. As such, it is shown as a available. Now, if you want this check to be marked as cancelled so that nobody else should use, then in that case, you will have to select this check by pressing space bar. Once you select this by space bar, then its color is turned into the dark green, and your right hand side, it shows you the alter status, right? In alter status, now it is asking you whether you want this to be a blank check or cancelled check. If I say cancel check, then it asks me that on which date you want make it as a cancelled check and what is the remark. Say I want to see keep it that nobody should use this check. Okay.
right? Now if I make it this, now you can see now this check is shown as the cancelled check. So whenever you are making a payment entry, number 70 will never appear because it is being marked as a cancelled check. I hope, sir, I am able to answer your question, sir. हॅलो. हाँ बोला सर. आपण समजा मला एक विचारायचं होतं हाँ की आपण कलेक्शनसाठी आपल्याला कस्टमरने आपल्याला चेक दिला ओके आणि सर. आणि चेक दिला, आपण त्याची एंट्री केली, आपण हाँ चेक दिला हाँ बँकेत भरला त्यावेळी आपण चेकची एंट्री केली का, आपण तिने चेक दिला आणि एंट्री केली, हो त्याच्यानंतर चेक बाउन्स झाला, हाँ तर त्याची काय सहकार? सर, चेक बाउन्स झाल्यानंतर आपल्याला काय करायला लागेल, आपण काय करतो, जेव्हा चेक डिपॉझिट करतो तर त्यावेळेला आपण पार्टीच्या नावाची रिसिप्टची एंट्री करतो बँकेमध्ये, राईट? हा बरोबर. तर अशा नंतर से फॉर एक्झाम्पल 11 जूनला तुम्ही XYZ पार्टीचा 15,000चा चेक भरला आहे से डीबीएस बँकेमध्ये, तर मग तुम्ही एंट्री कशी कराल, रिसिप्टची एंट्री कराल, डीबीएस बँक XYZ प्रायव्हेट लिमिटेड 15,000 रुपये आणि त्याचा इन्स्ट्रुमेंट नंबर टाकून तुम्ही सेव्ह करून टाकाल. त्याच्यानंतर 13 तारखेला तुम्हाला 12 तारखेला संध्याकाळी तुम्हाला मेसेज आला का ड्यू टू इनसफिशियंट फंड चेक हॅज बीन रिजेक्टेड, आणि त्याच्याबरोबरीने तुम्हाला मेसेज पण येतो, त्याचे जे काही चेक बाउन्स चार्जेस असतील 250, 300, 500 जे काही ते पण लागतील. तर अशा वेळेला मग आपल्याला काय करायचं आहे का, टॅलीमध्ये अजून एक एंट्री पास करायची आहे, पेमेंटची एक एंट्री पास करायची, आणि पेमेंटची एंट्री मगाशी जशी आपण ती इनिशियली रिसिप्टची एंट्री मारली आहे सेम टाईपची एक पेमेंटची आपण एंट्री करतो. तिथे पेमेंटचं वाउचर सिलेक्ट करतो, डेट घेतो से 13 जून 2020, डीबीएस बँक, पार्टी घेतो आपण XYZ प्रायव्हेट लिमिटेड 15,000 रुपये, आणि खाली टाकताना मात्र आपण काय करतो, नॉर्मली तो चेकची रेंज विचारतो, त्याच्याऐवजी तिथे नॉट ऍप्लिकेबल करायचं आणि त्यांचाच इन्स्ट्रुमेंट नंबर तिथं टाकायचा. जे सेफ सपोज 1 2 3 4 5 6 हा चेक नंबर त्यांनी मला दिला होता आणि हा बाउन्स झाला आहे, तर पेमेंट करताना त्यांचा चेक नंबर टाकून ती एंट्री सेव्ह करायची. त्याच्याच बरोबर अजून एक तुम्हाला जेव्हीची जर्नल व्हाउचरची एंट्री मारायला लागेल, बँक टू बँक चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ दॅट पार्टी. तर ह्याप्रमाणे ती एंट्री रेकॉर्ड होईल. राइट सर जी. ओके ओके. यस सर, थैंक यू. आता अजून अजून इसके इनके अलावा और किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? यहाँ पे अविनाश कोठावदे जी ने एक सवाल पूछा है कि सर ऑलरेडी चेक एंट्री इन टैली बट नॉट शोन इन चेक रजिस्टर. तो अविनाश जी, इसमें वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज एक ये हो सकती है कि जो भी आपने चेक का एंट्री किया रहेगा लेकिन उस टाइम पे आपने वहां पे उसको चेक रेंज में सिलेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अगर सपोज नॉट एप्लीकेबल रहता है तो टैली में जो नॉट एप्लीकेबल का रेंज है वो आपको अलग से दिखाई देता है. से फॉर एग्जाम्पल से इनमें से ही एक जो एंट्री है, से फॉर एग्जांपल ये लैंडलॉर्ड वाली जो एंट्री है ना, हमने चेक रेंज में की है, बजाय उसके अगर सपोज मैं उसको चेंज करके नॉट एप्लीकेबल में अगर मैं कर दूंगा, तो देखिए अभी यहाँ पे जो एक नंबर वाला जो चेक है ना, यहाँ पे वो अवेलेबल बता रहा है, लेकिन नॉट इन द रेंज में वो ये एंट्री दिखाई देगी आपको. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा अविनाश जी के आप जब बैंक रजिस्टर या चेक रजिस्टर जब देखते हैं तो नॉट इन द रेंज को एक बार देखिए, कहीं ना कहीं वो एंट्री अगर वैलिड है और प्रॉपरली की होगी तो वो आपको नॉट इन द रेंज में दिखाई देगी, वो चेक रजिस्टर में नहीं दिखाई देगी. आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन सर. अच्छा, इनके अलावा और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरीज है सर? अगर नहीं है तो वी आर हियर टू हेल्प यू. आवर डेडिकेटेड ऑफिस इज देयर, टेलीफोनिक सपोर्ट, चैट, ईमेल, ऑनलाइन सपोर्ट इज also available. Thank you so much for giving your valuable and precious time. Thanks a lot. Thank you everyone. Have a safe day. Thank you.
बबलू तिला घेऊन जा माझं झालं